घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है। राजस्थान की बात होगी जहां पर सियासी महाभारत से लेकर राम मंदिर निर्माण पर ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बारिश और बाढ़ की आफत की तस्वीरें आप तक लेकर आएंगे और साथ ही कोरोना से किस तरह देश जंग लड़ रहा है। अगले 1 घंटे तक हर अहम खबर का आप तक अपडेट पहुंचेगा। लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बुलेटिन की कुछ अहम झलकियां आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात होगी राजस्थान की, जहां पर सियासी उथल पुथल के बीच होटल में कांग्रेसी विधायकों की मस्ती चल रही है। कभी फिल्म देखी जा रही है, कभी गाने तराने हो रहे हैं। वहीं बात बिहार की होगी, जहां के अस्पताल में खुद स्ट्रेचर खींचने को मजबूर एक परिवार है, तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर खींचता एक मरीज है। सलमान खान का किसान अवतार आपको दिखाएंगे, कैसे फार्म हाउस में सुपरस्टार चला रहे हैं ट्रैक्टर और बन गए हैं किसान। इसके साथ ही ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर, जहां आप अपने शहर की खबर से हो सकते हैं रूबरू। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान के सियासी रण के साथ, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की सियासी जंग अब राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। दोनों खेमे के लिए आज का दिन बेहद अहम है। कैसे, आपको बता देते हैं। पायलट गुट ने स्पीकर के दल बदल वाले नोटिस के खिलाफ याचिका लगाई थी और इस पर आज फैसला आ सकता है। यह लड़ाई 2 स्तर पर लड़ी जा रही है। एक तरफ हाईकोर्ट, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां। कल राजस्थान पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप हरियाणा के मानेसर में उस रिजॉर्ट में पहुंचा जहां सचिन पायलट के कुछ समर्थक विधायक मौजूद हैं, लेकिन पुलिस को अंदर नहीं जाने दिया गया। किसी विधायक से पूछताछ किए बगैर एसओजी की टीम वापस रिजॉर्ट से लौट आई। इससे पहले भी एसओजी की टीम वहां पहुंची थी पूछताछ के लिए, लेकिन तब भी वो अंदर नहीं जा पाई थी। कभी जय और वीरू के साथ गब्बर के संग्राम का लुत्फ है। तो कभी समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। जयपुर के होटल में कांग्रेस विधायक मस्ती में हैं, सुकून में हैं, पूरी शांति में हैं, लेकिन इनके मुखिया अशोक गहलोत का सिर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जब भी कामकाज से फुर्सत मिलती है होटल पहुंच जाते हैं और इत्मीनान से विधायकों की गिनती करके लौट जाते हैं। सुनो, हम किसकी बाइक में? मैं इसलिए रुका हूँ, कोई तकलीफ तो नहीं यहाँ पर? आज का दिन गहलोत के लिए काफी अहम है। पायलट की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। अगर याचिका खारिज हो जाती है तो कल देर शाम तक पायलट गुट के 19 विधायकों की विधानसभा सदस्यता खत्म की जा सकती है। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आखिरी दांव में जुटे हैं। खबर है कि बुधवार को यानी 22 जुलाई को वो विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करा सकते हैं। देखिए, विश्वास कांग्रेस पार्टी ने खोया है, तो इसलिए उनको तय करना है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो माननीय राज्यपाल महोदय को तय करनी और सदन के भीतर स्पीकर महोदय को करनी। भाजपा ने तो अब ये भी बयान दे दिया आगे बढ़कर, घबरा कर, ये बहुमत संपूर्ण देखकर, कि कांग्रेस की सरकार को, बड़ी अजीबोगरीब है, कांग्रेस की सरकार को विधानसभा बुलाकर विश्वास मत नहीं लेना चाहिए। भाजपाई षड्यंत्र का राजस्थान की सरकार गिराने का भंडाफोड़ उनके इस 2 बयानों से ही हो जाता है। किसके पास कितना दम है, इसको लेकर अपने अपने दावे हैं। शनिवार को अशोक गहलोत राज्यपाल से मुलाकात करके 102 विधायकों की फहरिस्त सौंप चुके हैं। बीटीपी यानी भारतीय ट्राइबल पार्टी के दोनों विधायकों ने अशोक गहलोत को समर्थन का ऐलान किया है, लेकिन पायलट समर्थकों को भरोसा है कि बाजी उनके पक्ष में है। इस बीच फोन टैपिंग का मामला भी तूल पकड़ता जा रहा है। पहले बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की और अब केंद्र सरकार ने राज्य के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांग लिया है।
उधर राज्य सरकार ने ऑडियो टेप की जांच के लिए SIT बना दी है। जांच की जिम्मेदारी उसी IPS अधिकारी विकास शर्मा को सौंपी गई है जो दल बल के साथ भंवरलाल शर्मा से पूछताछ के लिए मानेसर पहुंचे थे। प्राइवेट व्यक्ति तो किसी भी तरह से बिना जानकारी के कर ही नहीं सकता, और जो लोकेश शर्मा नाम का कोई व्यक्ति है जिसने इसको किया है और मुख्यमंत्री जी के OS जी बताए जाते हैं, उन्होंने बिल्कुल कानून की धज्जियां उड़ा के किया है। मैं तो गुलाब जी कटारिया से उम्मीद करता था, वो समझदार व्यक्ति हैं। तुरंत फर्जी घोषित कर दिया ऑडियो। पहले ऑडियो की जांच तो होने, तो दूसरे दिन CM का बयान आ गया कि यदि फर्जी घोषित हो जाता है, ये गलत साबित हो जाता है, तो मैं राजनीतिक संन्यास लूंगा। ये दे रहे हैं क्या? लिख के एफिडेविट दे, जैसे मुख्यमंत्री ने घोषणा की, सब कह दे कि ऑडियो गलत साबित होता है तो हम राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। राजस्थान के सियासी रण में हर पल ऐसे मोड़ आ रहे हैं जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल है। पहले SOG ने पायलट गुट के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया, और जब तक इस बात का जवाब समझ में आता कि देशद्रोह का केस कैसे बनता है, तब तक ACB यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने एंट्री मारी और भंवरलाल, संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। ना वो कहते हैं कि हमारी आवाज नहीं है, हम कुछ नहीं प्रीएम्प्ट करना चाहते, हम कहते हैं कि आप रिजाइन करें ताकि इन्फ्लुएंस ना कर सके। केंद्र सरकार के मंत्री के खिलाफ जांच करने के अंदर लोग 2 बार सोचते हैं, सामान्य अधिकारीगण 2 बार सोचेंगे, तो आप रिजाइन करें या आपको हटाया जाए और उसके बाद आप वॉइस सैंपल दीजिए। आप अगर जो है वो वॉइस सैंपल साफ नहीं पाया जाएगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक और दिलचस्प बात सामने आ रही है। कांग्रेस के एक विधायक दावा कर रहे हैं कि विधायक खरीद फरोख्त मामले में गिरफ्तार किया गया संजय जैन वसुंधरा राजे का करीबी है। बीजेपी के नेताओं से मिलाने के लिए मध्यस्थता कर रहा था। कब की बात है ये? बता रहा हूँ, लगभग 7:30-8। किससे मिलवाना चाहता था? उधर अशोक गहलोत के करीबियों पर इनकम टैक्स का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में अलग अलग लोगों के 43 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें बेनामी संपत्तियों के और दूसरे अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो एक अलग सेल काम करता है। नोटबंदी का बड़ा घोटाला, उसका पैसा, अभी 68,000 करोड़ के कर्जे माफ किए, नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी, अभी नहीं 68,000 करोड़ की, जिसपे वो बोलते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अब बैठे बैठे ठाले बैठे हैं वो, तो एक टीम उनकी इसी काम में लग रही है। कुछ उनके मंत्री केंद्र के वो सारे यहाँ पर ईडी इनकम टैक्स कब किसके घर आ जाए, कब मेरे घर आ जाए, कुछ पता नहीं है। ये मेरे यहाँ भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ भी कर सकते हैं। जंग सियासी है, लेकिन SOG, ACB, SIT और IT से लेकर दूसरी एजेंसियों को भी लगाया गया है। बहरहाल आज हाईकोर्ट के फैसले पर आगे की तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। देवंकुर के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। राजस्थान पर हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता शरद कुमार इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ हैं, वहीं हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ गए हैं दिल्ली से। सबसे पहले शरद का रुख करेंगे। शरद, आज हाईकोर्ट के फैसले के बाद काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन इस बीच बार बार हम देख रहे हैं अशोक गहलोत होटल जा रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। अभी भी नंबर्स हैं उनके पास या फिर ये प्लस माइनस चल रहा है? देखिए, नंबर होता तो विधायक होटल के बाहर होते। नेहा, ये तो सही बात है कि नंबर नहीं है। 100 का आंकड़ा किसी तरह से पहुंचा है। अब इनकी पूरी की कांग्रेस की जो पूरा ध्यान है इस हाईकोर्ट पर है। अगर हाईकोर्ट सचिन पायलट गुट की याचिका खारिज कर देता है तो ये स्पीकर से उनको अयोग्य घोषित कर देंगे और इस तरह से बहुमत में आ जाएंगे। अगर हाईकोर्ट सचिन पायलट की याचिका को स्वीकार कर लेता है, उनके पक्ष में फैसला देता है, तो इनकी प्लानिंग है कि जल्दी से जल्दी विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और उसमें स्पीकर का वोट का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से एक विधायक की बहुमत से बहुमत हासिल कर लिया जाए। और हो सकता है कि कुछ अयोग्यता के डर से कुछ विधायक हमारे पास भी आ जाएं। तो ये एक प्लानिंग है अशोक गहलोत। लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी के नेताओं ने कह दिया है कि विधानसभा बुलाना स्पीकर का अधिकार है, 21 दिन का नोटिस देना चाहिए। तो यहाँ पर संवैधानिक संस्थाओं के जरिए अब युद्ध शुरू हो गया है। जिस तरह से एंटी करप्शन ब्यूरो, SOG, ये तमाम चीजें इस्तेमाल की जा रही है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि गजेंद्र सिंह को व्हाट्सएप पर उनके PA को SIT ने पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। तो एक तरह से बीजेपी नेताओं पर भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के जरिए दबाव डाला जा रहा है। लेकिन कुल मिला के सबकी नजरें आज कोर्ट से मिले न्याय पर टिकी हुई है कि न्याय किसके पक्ष में जाएगा, पायलट के पक्ष में या गहलोत के गुट में। यहाँ बहुत कुछ डिपेंड करता है क्योंकि रात 11 बजे तक लगातार पार्टियां बनते रहे लोग।
कई वकील पार्टी बनने आए, सरकार की तरफ से एक नई याचिका दायर की गई। सचिन पायलट के एक तरफ से जो पृथ्वीराज मीणा विधायक थे उन्होंने याचिका दायर की, वो 2 और वकीलों को पार्टी बनाया। तो इतना ज्यादा कोर्ट के जरिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के जरिए युद्ध लड़ा जा रहा है कि समझा जा सकता है कि दोनों ही पक्ष कितने जबरदस्त माइंड गेम्स, साइकोलॉजी, बिल्कुल माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं। लगातार घटनाक्रम बदल रहा है। शरद, आपके पास लौटेंगे। हिमांशु हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। हिमांशु, लगातार जब से ये राजस्थान में ये उठापटक शुरू हुई है, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार ये आरोप लग रहा है कि बीजेपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, हॉर्स ट्रेडिंग में वो लिप्त है। लेकिन जब तक ऑडियो टेप की सत्यता, उसकी पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक ये बात साफ नहीं होगी। और ऐसे में सबकी नजरें इस वक्त एसआईटी पर टिकी हुई है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि सीबीआई जांच हो। कहां पर जाकर टिक गया है मामला? देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से डिमांड कर दी गई है कि जो ऑडियो टेप कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिलीज किया गया, जिसको ये बताया गया कि सोशल मीडिया पर ये वायरल हो रहा है, उसको लेकर उन्होंने साफ कह दिया कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी की आज निगाहें, जो शरद भी बता रहे थे कि सबकी निगाह यही है कि हाईकोर्ट का फैसला क्या आता है। अगर सचिन पायलट के पक्ष में आता है तब बीजेपी की रणनीति क्या होगी। तब बीजेपी की रणनीति शायद यही रहने वाली है कि जल्द से जल्द अशोक गहलोत जो है वो विधानसभा का सत्र बुलाएं, और उसमें बीजेपी, मेरी जो जानकारी है उसमें यही जानकारी है कि बीजेपी की तरफ से तब मांग की जाएगी कि स्पीकर के खिलाफ जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए। और स्पीकर, तब जब सचिन पायलट और उनके गुट के 19 विधायक मिलते हैं तो स्पीकर को किसी तरीके से जो है वो हटा दिया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया जाए और उसके बाद प्रोटेम स्पीकर आए। इस तरीके की रणनीति बीजेपी की तरफ से है। अगर आज सचिन पायलट गुट को हाईकोर्ट से ये कह सकते हैं कि अगर उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो फिर ये जरूर है कि सचिन पायलट जो है वो सुप्रीम कोर्ट का मूव करेंगे। ऐसा हम पहले भी देख चुके हैं, उत्तराखंड, अरुणाचल के समय में भी हाई कोर्ट के फैसले के बाद दोनों पक्षों में से कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएगा, जिसके पक्ष में नहीं होगा। तो ये मान के चला जा सकता है कि बहुत लंबे समय तक अभी ये मामला जो है 1 से 1.5 हफ्ते तक जो है इस मामले को इसी तरीके से देखा जाएगा। सियासत का खेल खेला जाएगा। कौन सरकार बनाएगा नहीं बनाएगा ये कह के चल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये तय होगा कि सरकार कौन बनाने जा रहा है। क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों पार्टियों में से जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा और जिसके खिलाफ आएगा वो जरूर जो है सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद जो है निर्णय होगा। लेकिन तमाम जानकारी के लिए आपका, शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर मौजूदा सियासी हालात पर श्री डूंगरगढ़ के सीपीएम विधायक गिरधारी लाल मैया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पिछले करीब महीने भर से खेती में वो व्यस्त थे। अब उन्होंने कहा है कि राजस्थान में चल रही मौजूदा राजनीतिक उठापटक का वो हिस्सा ही नहीं है और ना ही वो किसी खेमे में शामिल होने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी का दिशा निर्देश मानेंगे। सीपीएम के विधायकों को लेकर दोनों खेमे अपने अपने दावे कर रहे हैं। और ये जो थाली बजाते हुए आप तस्वीरें देख रहे हैं, दरअसल वहां पर टिड्डी दल का प्रकोप है। टिड्डियों को दूर भगाने के लिए बीकानेर में इस तरीके से गिरधारी लाल जी ने थाली बजाई। उधर सियासी गिरधारी मैया वो राजनीतिक सक्सेस है जिस पार्टी से आता है, क्या वो अभी करेंसी बनी नहीं है क्या गिरधारी मैया को खरीद सके। हम सिद्धांतवादी पार्टी के आदमी हैं। हम सदैव जनता के बीच में और पार्टी के बीच में जो पार्टी का जो फैसला है, सर्वोपरि हमारी पार्टी है और पार्टी मजदूर, दलित, शोषितों को लगातार के बीच में काम करते आ रहे हैं। हम पार्टी की विचारधारा से हटके नहीं जाएंगे। इधर राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं और उधर सियासत शुरू हो गई है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मंदिर निर्माण को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिस पल का इंतजार था वो भी जल्द आने वाला। राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख लगभग तय हो गई है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि कार्य क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि भूमि पूजन पीएम मोदी के हाथों से कराया जाएगा। इसके लिए उन्हें न्योता भेज दिया गया है। ग्रहों की दशा के अनुसार 2 शुभ मुहूर्त 3 या 5 अगस्त का है। पीएमओ से जवाब आने पर इनमें से एक पक्की तारीख तय की जाएगी। ट्रस्ट के सूत्रों की माने तो पीएम मोदी 5 अगस्त सुबह 11 बजे से 1 बजे के बीच भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसके विधि विधान की शुरुआत सुबह 8 बजे शुरू हो सकती है। स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने प्रधानमंत्री जी को निवेदन किया है
तिथियों का सुझाव भी दिया है, लेकिन अंतिम निर्णय तो प्रधानमंत्री कार्यालय को करना है। उनकी जब सहमति आएगी, आप भी जानते हैं प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो कम से कम 15 दिन का समय तो प्रशासन को चाहिए। 5 अगस्त की तारीख इस मायने में भी अहम है कि 1 साल पहले इसी दिन अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को दिया गया विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर ने भी इसको स्वीकार किया है कि वो भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में 5 अहम मुद्दे तय किए जाने थे। भूमि पूजन की तारीख, प्रधानमंत्री की भागीदारी, गर्भगृह की डिजाइन, 70 एकड़ जमीन पर निर्माण की डिजाइन और एक ही परिसर के भीतर सीता मंदिर का निर्माण। चंपत राय के मुताबिक देश भर के 4 लाख ब्लॉक के 10 करोड़ लोगों से चंदे के लिए संपर्क किया जाएगा। उन्हीं पैसों से मंदिर का निर्माण होगा। कोरोना संक्रमण की वजह से मंदिर निर्माण में देरी होती चली गई, मगर अब भी इस हलचल पर सियासी सवाल उठ रहे हैं। नेता शरद पवार ने मोदी सरकार पर तंज किया कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण काढणार नाही। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून कदाचित कोरोना जाईल आणि त्या भावनेने कदाचित त्यांनी हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही, कारण मला माहिती। वहीं बीजेपी ने राम मंदिर को कोरोना से जोड़ने पर आपत्ति जताई है। अब राम मंदिर बने, ये पूरे देश की इच्छा थी। इसको कोरोना से जोड़ना और पवार साहब का ये कहना कि इससे कोरोना खत्म नहीं होगा, ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोना से भी एक मजबूत लड़ाई लड़ी जाएगी और राम मंदिर का निर्माण भी होगा। दरअसल कोरोना के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है, जहां कुल मामले 3 लाख को पार कर चुके हैं। यही वजह है कि पवार मोदी सरकार पर सियासी निशाना साध रहे हैं। अयोध्या में बनबीर सिंह के साथ राहुल श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। और इस मामले पर कांग्रेस के हुसैन दलवी ने मोदी पर निशाना साधा कि सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूं और वहां मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। राम मंदिर दिखने में कैसा होगा, इसका स्वरूप कैसा होगा, ये सवाल सबके मन में है। लेकिन अब इसका ब्लूप्रिंट सामने आ चुका है। कैसा दिखेगा राम मंदिर, किस तरीके से इसे बनाया जाएगा। ये 2 नहीं बल्कि 3 मंजिला होगा, जिसकी लंबाई 268 फीट और चौड़ाई 140 फीट होगी। हालांकि मंदिर का मूल स्वरूप वही रहेगा। गर्भगृह और सिंह द्वार के नक्शे में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राम मंदिर में अग्रभाग, सिंह द्वार, नृत्य मंडप, रंग मंडप और सिंह द्वार को छोड़कर लगभग सभी का नक्शा बदलेगा। पहले ऊंचाई 128 फीट थी, जो अब 161 फीट कर दी गई है। 3 मंजिला मंदिर में 318 खंबे होंगे। हर तल पर 106 खंबे बनाए जाएंगे। करीब 100 से 120 एकड़ भूमि पर 5 गुंबदों वाला मंदिर दुनिया में कहीं नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। श्री राम मंदिर के भूमि पूजन में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास लगभग 40 किलो चांदी की श्री राम शिला को समर्पित करेंगे। पीएम इस शिला का पूजन करेंगे और इसे स्थापित करेंगे। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, 5 अगस्त का कार्यक्रम लगभग तय है, विस्तार से बताइए क्या कुछ होने वाला है उस दिन और किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे और तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। देखिए नेहा, जो सूत्रों से जो अभी तक जानकारी मिली है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसे अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यानी कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कभी भी तय हो सकता है, लेकिन अभी सरकारी तौर पर यह कार्यक्रम अयोध्या या फिर लखनऊ नहीं पहुंचा है।
उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उस कार्यक्रम का स्वरूप सामने आएगा। लेकिन प्रधानमंत्री अगर उस दिन 5 तारीख को आते हैं तो उनके लिए कार्यक्रम होंगे, कुछ घंटे के कार्यक्रम है। साथ साथ वो शिला पूजन करेंगे, यानी कि उस दिन भूमि पूजन होगा और भूमि पूजन में वो चांदी की शिलाएं जो कि महंत नृत्य गोपाल दास हैं वो उसे समर्पित करेंगे और वहां रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो उस दिन रामलला के दर्शन करेंगे, ऐसी भी ये बात लगभग तय है। उसके अलावा जो मंदिर का नक्शा है उसे भी देखेंगे कि जो नया नक्शा जो बनाया जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें होनी है। तो कुल मिलाकर अगर ये 5 तारीख को प्रधानमंत्री आते हैं तो ये कार्यक्रम एक बड़ा होगा। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी भी जो सरकारी महकमा है वो इसे कंफर्म नहीं कर रहा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब किस तरीके से आपकी संवेदना को ये तस्वीरें झकझोर देंगी। इस खबर से एक बार फिर से आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि देश की स्वास्थ्य सेवाओं का कितना बुरा हाल है। ये खबर दरअसल यूपी के देवरिया की है, जहां रिश्वत ना देने पर एक तीमारदार को खुद स्ट्रेचर खींचने पर मजबूर होना पड़ा। स्ट्रेचर पर लेटा मरीज और उसे खींचती एक महिला और पीछे से उसे धकेलता एक मासूम। यूपी के देवरिया जिला अस्पताल की ये तस्वीर देश की स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का जीता जागता नमूना है। आरोप है कि अस्पताल से पीड़ित परिवार को स्ट्रेचर तो मिल गया, लेकिन उसे वार्ड तक पहुंचाने के लिए कोई स्टाफ नहीं मिला। पीड़ित परिवार के मुताबिक महिला स्टाफ इसके लिए उससे पैसे की मांग कर रही थी। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग स्ट्रेचर लाने जाते हैं तो आधार कार्ड दे करके हम अपना स्ट्रेचर ला करके हम पिताजी को ले जा करके पट्टी बदलवाने जाते हैं। गरीब आदमी है हम, जो स्ट्रेचर जो खींचने वाली आती है तो पैसा मांगती है, तो हम लोग पैसा नहीं दे पाएंगे तो हम अपने बच्चा और हम खींच करके ले जाते हैं। बिंदु के मुताबिक बरहस थाना के गौरा गांव में 3 जुलाई को कुछ लोगों ने हमला कर उसके बुजुर्ग पिता छेदी यादव को जख्मी कर दिया था। तभी से वो रोजाना यहाँ ड्रेसिंग कराने आती हैं। इस पूरे मामले पर आज तक ने जब अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की तो संपर्क नहीं हो पाया। हमारा पिताजी हैं और 3 तारीख से भर्ती हैं, मार करके उसको बेरहमी से उनको घायल कर दिया है। लोग डॉक्टर लोग कह रहे हैं, लोग वहाँ का बरहज का रुपया देकर इथी कर दिया है। लोग कह रहे हैं लोग कि उसका टंगरी से चल करके वो दवा यहाँ पर करा कर गए थे। 2 महीने पहले इसी से मिलता जुलता मार्मिक वीडियो आगरा से सामने आया था, जब एक प्रवासी मजदूर के बच्चे को ब्रीफ केस पर लिटाकर मां खींचती नजर आई थी। देश बदल रहा है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन बुनियादी स्तर पर यह हाल दिल को झकझोर देता है। देवरिया से राम प्रताप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां एक छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में लोगों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला है। इंसाफ की मांग कर रहे लोगों की पुलिस के साथ हाथापाई हुई। वहीं अब मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की। धू-धू कर जलती गाड़ियां, सड़कों पर हंगामा करते गुस्साए लोग, सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़प, चारों तरफ मचा हंगामा। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर की हैं, जहां एक लड़की की गैंग रेप के बाद हत्या के मामले में लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। नेशनल हाईवे पर लोगों ने हंगामा शुरू किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों को जब पुलिस समझाने पहुंची तो मामला बिगड़ गया। गुस्साए लोगों ने कई बसों में आग लगा दी, वहीं 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की, टायर जलाकर रास्ते ब्लॉक कर दिए और फिर पुलिस पर भी पथराव शुरू कर दिया। पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे हालात बेकाबू होने लगे, जिसके बाद सुरक्षा बल हरकत में आए। हालातों को काबू में लाने के लिए
पुलिस को लाठीचार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले दागने पड़े। परिजनों के मुताबिक 18 जुलाई को छात्रा को रात के वक्त उसके घर से अगवा कर लिया गया था, जिसके बाद छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। छात्रा का शव स्थानीय चाय बागान से सटे बरगद के पेड़ के नीचे मिला, जिसके बाद लोग भड़क गए। स्थानीय सांसद राजू बिष्ट ने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री से सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आदेश पर आज राज्य सरकार के मंत्री गौतम देव पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने जाएंगे। दिनाजपुर से भावनंदा सिंह के साथ कोलकाता से मनोज लोहिवाल, आज तक। और आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कोरोना की बात करेंगे। आज से दिल्ली में एम्स में कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होने जा रहा है। भारत बायोटेक ने स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सिन का निर्माण शुरू किया था। एम्स की एथिक्स कमेटी ने कोवैक्सिन के ह्यूमन फेज 1 ट्रायल को कल मंजूरी दी थी। मंजूरी के 10 घंटे के अंदर 1000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो बिना ब्रेक की खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा, लेकिन वक्त हो गया है अब हेडलाइंस का। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।